अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। आज एक और मार्का होने जा रहा है, एक और टाकरा होने जा रहा है। एशिया कप 2025 पाक भारत मद्दे मुकाबिल टॉस हो चुका है और टॉस जीता है भारत ने। और भारत ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान से बैटिंग करवाएगा और ख़ुद फील्डिंग में जाएगा और पाकिस्तान जो स्कोर सेट करके देगा उसे चेस करेगा। दुबई की जो पिच कंडीशंस बताई जा रही हैं अब तक रिपोर्ट्स के हिसाब से, वो फेवर करेगी उस टीम को जो कि चेज़ में जा रही है, यानी इंडिया को कहीं ना कहीं फेवर हासिल है। जो टीम में चेंजेस हुए हैं, बुमराह और वरुण वापस आ चुके हैं जो कि पिछले मैच में हमें नज़र नहीं आए थे, और पाकिस्तान के अंदर 2 चेंजेस हुई हैं। फ़हीम और तलत को वापस बुला लिया गया है नवाज़ और खुश दिल की जगह पर। तो थोड़ा आज के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि हैंड शेक के ऊपर बड़ा तनाज़ा उठा और वो आज दोबारा नहीं हुआ, यानी दोबारा हाथ नहीं मिलाया गया। तो व्हाट डज़ इट से अबाउट पॉलिटिक्स बीइंग इन्वॉल्व इन क्रिकेट, और क्रिकेट की जो स्पिरिट है उसको किस तरीके से मुतासिर किया जा रहा है इंडिया की तरफ से, एंड डू वी हैव टू वरी अबाउट इट, या फिर हमें वही बात है कि हमें सिर्फ क्रिकेट खेलनी है, अच्छी क्रिकेट खेलनी है और अच्छी क्रिकेट खेलकर लोगों के दिल जीतने हैं। इस सेगमेंट में इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जैका नजमू साकिब साहब, जफ़र हिलाली साहब और पी जमीर साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। जफ़र हिलाली साहब, एक तो आज हैंडशेक फिर नहीं हुआ, चले कोई बात नहीं, लेकिन हमें करनी है बैटिंग सबसे पहले, और बैटिंग करके हमने देखा है कि टीम्स जो भी इस पिच के ऊपर बैटिंग कर रही हैं उनको नुकसान है कहीं ना कहीं। आपकी क्या राय है? देखिए, अगर पिच फेवर करता है बॉलिंग साइड को तो उन्होंने टॉस जीता है, तो ये भी उनका अंडरस्टैंडिंग है, और अगर उनका भी है, आपका भी है, ग्राउंड्समैन का भी है, तो यही होगा। मगर ये देखिए, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो है ये क्रिकेट ये जो खेल रहे हैं ये किरकुट है, किरकुट, ये क्रिकेट नहीं है। इसलिए देखिए क्या क्या माने, क्रिकेट में एक टेम्परामेंट और स्पिरिट जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। क्रिकेट में ये होता है कि आप अगर जाएं बैटिंग करें, और अगर ज़रूरत पड़े पूरा दिन बैटिंग करें आपकी टीम को हारने से बचाने के लिए। इन अदर वर्ड्स, एक और है ड्रॉ। तो और वो भी बड़ा, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल, टेम्परामेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिरिट एंड द यूजुअल काइंड ऑफ स्पिरिट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका नाम हम किरकुट रखें। जैसे किसी को मैंने पूछा था कि खेल किधर हो रहा है, तो उसने कहा किरकुट इधर हो रहा है। ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये किरकुट है, राउंडर्स है, गिल्ली डंडा है, पता नहीं क्या है, मगर दिस इज नॉट क्रिकेट, बिकॉज दोज ऑफ अस हु आर प्योरिस्ट, जो क्रिकेट लवर्स हैं, वो क्रिकेट समझते हैं, और वी नो व्हाट इज क्रिकेट, वी नो आवर लेट कट्स एंड आवर लेग ग्लांसेस, द ब्यूटी ऑफ देम, अ स्क्वायर ड्राइव। इधर कुछ नहीं है, इधर मारो या मरो, बस यही रह गया है इस गेम में, यही है, हर गेंद को मारो या मरो। तो मेरे ख्याल में है कि ये बस मेरी दुआ ये है कि हम इंडिया को हैट्रिक ना होने दें, और इसलिए कि अगर उनका ये हैट्रिक हो गया तो टिल द लास्ट सिलेबल ऑफ रिमेनिंग टाइम वो याद दिलाते रहेंगे कि कैसे 4 दिन में 3 दफ़े हरा। ठीक है नजमू साकिब साहब, आप क्या देख रहे हैं आज का मैच? वही चीज़ ज़ाहिर रिपीट तो हुई है, लेकिन चले एक अच्छी बात ये हुई कि रेफरी की मुदाखलत हमें उस लेवल पर नज़र नहीं आई जिसके ऊपर ज़ाहिर है एक तनाज़ा उठा था, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई थी। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्रिकेटिंग साइड ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, हाउ चैलेंजिंग इट वुड बी फॉर पाकिस्तान? पहली बात तो ये है रामीन कि आज लगता है पाकिस्तान जीतेगा, और आज जब मैं कह रहा हूँ तो जज्बात में नहीं कह रहा, और उसकी कुछ वजूहात हैं जी। लेकिन जो आपने पूछा है, सबसे पहले तो उस पर बात करते हैं। देखिए, ये जो हाथ मिलाने वाली बात है कि हाथ नहीं मिलाया, उस दिन भी नहीं मिलाया था, आज भी नहीं मिलाया, ये नॉन इश्यूज हैं। क्यों नहीं मिलाया, इसको ज़रा देखने की कोशिश कर लेना जल्दी से, तो आपको समझ में आ जाएगी। अभी ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बुनियानुल मरसूस हुआ, मार्का हक हुआ, और बुरी तरह से इंडिया को शिकस्त हुई है। वो खिजल का शिकार है, उसको वो एम्बैरेस्ड है, वो बहसियत कौम के, न सिर्फ ये कि उनकी जो उनकी पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, उनकी फ़ौज है, उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, एयरफोर्स, नेवी वगैरह, इसके अलावा जो आम आवाम है उनके अंदर एक गमो गुस्सा है कि आप तो कहते थे कि आप बड़ी शय हैं, और आप पाकिस्तान को ऐसे ऐसे करके जो है वो खाकम्बदहन खराब मिटा ही सकते हैं। ये क्या हुआ? अच्छा, अब देखिए ये कब हुआ है, कुछ महीने पहले की बात है।
अब उनको ये पहला मौका मिलता है कि वो बता सकें कि हम जो है ना वो आपको कुछ नहीं समझते। तो ये तो भीगी बिल्ली है, इसने तो खंबा नोचना है। लिहाजा ये नॉन इशू है कि हाथ नहीं मिलाया, बात नहीं की, फलाना नहीं किया और फलाना बयान दे दिया। असल चीज जो है ना वो ये है कि आज की जो स्ट्रेटजी है उस पर बड़ा डिपेंड करता है। देखिए उधर के जो है ना अभिषेक जो शर्मा है उसका आपने को तोड़ निकालना है, वो टुल्लेबाज है। वो पहले ही ओवर में आपने देखा होगा कि पिछले मैच में उसने एक छिक्का मारा और एक चौका मार दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आपने इस बंदे का करना है और जब आपकी बैटिंग है, जाहिर यानी आपकी बैटिंग पहले आई है जी। तो 5-6 ओवर्स में अगर आप 5-6 की एवरेज से भी बनाते हैं ना, आपकी ओपन जो है वो चले कुछ 4-5 ओवर्स तक चले, विकेट ना गवाइए शुरू में। और उस तरफ जो है कि जब आप बॉलिंग करें तो शाहीन शाह अफरीदी से रिक्वेस्ट है कि वो जरा हीरो बनने की कोशिश ना करें। अच्छा। वो लाइन एंड लेंथ का ख्याल करें, बेसिक्स का ख्याल करें। अगर ये दो काम हो जाते हैं हमारी इनिंग्स के शुरू में और उनकी इनिंग्स के शुरू में, आप ये अभिषेक को उठाएं, उसको बाहर भेजें, उसको यानी LBW करें, जो मर्जी करें, पूरी की पूरी आपकी इंडियन टीम का मोराल डाउन जाएगा। क्योंकि उसकी तरफ सारे देख रहे हैं। जिस तरह एक वक्त में पाकिस्तान शर्जील की तरफ देखता था या सईद अनवर की तरफ देखता था। एक दो और बातें क्विकली। जी। देखिए ये जो इन्होंने कहा था ना कि हम पाकिस्तान आके नहीं खेलेंगे जी, तो हमारे यहाँ से भी गया कि अच्छा फिर हम भी आपके पास नहीं खेलेंगे। तो एक क्रेडिट जो है वो इस वक्त PCB और उसके चेयरमैन को जाता है। देखिए सिलेक्शन कमेटी अपनी जगह पे, खिलाड़ियों की सिलेक्शन ये वो वगैरह और ऊपर नीचे सियासत वगैरह, लेकिन ये तय है कि ये पहली दफा हुआ कि आपने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और आपने कहा कि आप नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आ रहे। लिहाजा ये प्लस पॉइंट जो है ये भी इंडिया को खटकता है। अच्छा, इस वक्त की आखिरी बात, आज का मैच मेरी प्रिडिक्शन है कि जीतेगा पाकिस्तान। पिछली दफा मैंने किया था, मीर साहब की वजह से, पीजे मीर साहब की वजह से खराब हो गया, हम हार गए। आज की प्रिडिक्शन फिर से कर रहा हूं, हम जीतेंगे। और लगता यही है कि ये जो ओमान ने पकड़ा है ना इंडिया को अपने मैच में, तो पाकिस्तान को हुआ है कि यार ओमान जिसने एक भी मैच नहीं जीता, उसने इंडिया को पकड़ लिया और उनके कलीम ने जो है ना सिर्फ विकेटें ली बल्कि वो आउट ही नहीं हो रहा था। तो ये एक तरह से हौसले की बात है। तो ये सारी बातें करने के बाद ये कहना है कि पाकिस्तान आज इंडिया से डेफिनेटली जीत रहा है। पीजे मीर साहब, लास्ट टाइम भी नजमुल साकिब साहब ने यही कहा था और फिर क्या हुआ वो हम सब ने देखा। तो ये तो जो नजमुल साकिब साहब बात कर रहे हैं ना कि सब ने अपना ये जो रन्स बनाने हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डॉट बॉल्स इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मीर साहब, पहले मैच में 38 डॉट बॉल्स थी, 63 थी सेकंड मैच में, और 47 डॉट बॉल्स खेली पाकिस्तान ने तीसरे मैच में। इट इज़ हैपनिंग इन T20 फॉर्मेट विच इज़ अ सिन। बिल्कुल ठीक कहा है, इट्स वेरी डॉटी। बात यह है कि देखें, नजमुल साकिब साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन मैं ज़रूर ये पूछूंगा, क्या हमारे पास कोई लाइसेंस है जीतने का या फ्रेंचाइज है? ये गेम है, इसमें जो भी अच्छा खेलेगा जीतेगा, स्किल पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखानी है और देखेंगे कि आगे आगे क्या होता है। हमें बिल्कुल एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, क्रिकेट इन द रियल स्पिरिट, हमें उसको देखना है जो कि आज हिंदुस्तान ने बड़ा अच्छा नजमुल साकिब साहब ने एक्सप्लेन कर दिया है। वो किस मुंह से आपको साथ हाथ मिलाएंगे। और तो एक और तो उनको शिकस्त एक और भी मिल गई है कि उनके जो दोस्त हैं, ये जो उनको एक आप कह लो कि एक डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल एक स्लैब पड़ा है कि अब पैलेस्टाइन रिकग्नाइज हो रहा है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने जो अनाउंस किया है, आगे आपके सामने इंग्लैंड भी कर देगा, फ्रांस भी कर देगा। तो ये उनको एक और झटका पड़ा है। तो किस मुंह से आपके साथ हाथ मिलाएंगे? ना मिलाएं, हम अपने हाथ क्यों ऐसे गंदे करें अगर उनको ये एटीट्यूड है। लेकिन बात आती है इस गेम के ऊपर, आई थिंक टॉस हारना, आई थिंक ये इंडिया के बिल्कुल एक फेवर में गया है। लेकिन अगर हम इनके जो चार हैं, वो गिल ले लें, शर्मा ले लें, यादव ले लें और वर्मा, ये चारों को अगर हम पहले उड़ा दें
आई थिंक, और बॉलर्स के पास वो रन्स हो खेलने के लिए, तो देन वी स्टैंड अ गुड चांस। सर ये बहुत क्योंकि अच्छी बात इनके जो आपने की है batsmen कि हैं- 4 लोगों को उड़ा दें, लेकिन फिर ये भी बताएं कि 4 लोगों को उड़ाएगा कौन, किस में है इतना दम? ये रफाल में आएंगे हम इंशाल्लाह, अच्छा। इनके रफाल ही उड़ाएंगे। लेकिन बात यह है कि देखें, हमने इनके साथ एक आपके सामने जो ओमान की बात हुई, जी। ओमान को अगर ओमान ने बता दिया कि वो इनविंसिबल नहीं है ये, Exactly. और बिल्कुल नहीं है, Exactly. एंड पाकिस्तान इज अ बेटर साइड, पाकिस्तान एक बेहतर साइड है इसके ओमान या बाकी दुनिया के। हम अच्छे लड़के, ठीक है, नहीं चल रहे कई, लेकिन लड़के बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन हमें यहाँ अपनी एप्लीकेशन, शॉट सिलेक्शन, स्ट्रैटेजी और डायनामिकली आपने अपने आप को खेलना है। अगर आपके शुरू में जल्दी कोई आउट हो जाता है, आपने देखना है कि फिर आपने किसको बैकअप करना है, किसने जाके टीम को संभालना है। तो आपको एक एंकर कहीं ना कहीं चाहिए होता है। देखिए मीर जो कि साहब, aggression भी है ये होती और रहेंगी defense। बातें। ये बताएं आपका दिल क्या चाहता है। आप ये टेक्निकल बातें छोड़ें, ये बताएं पाकिस्तान और इंडिया में आपका क्या दिल चाहता है, कौन जीते? ये झांसा है, इसमें मत आइएगा मीर साहब। ये मुझे ये तो सवाल ही इर्रेलेवेंट है, सवाल ही इर्रेलेवेंट है। ये हम झांसा सब है। पाकिस्तान को चाहेंगे, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, वी वांट पाकिस्तान। लेकिन मैं तो बीइंग अ क्रिकेटर एज वेल, मैं तो यही कहूंगा, वी नीड अ गुड एंड अ फेयर कॉन्टेस्ट जिसमें अवाम दोनों साइड की एंजॉय करे। हाँ, That is what I exactly. want. And that is But what I is not certainly- happening. ना दोनों साइड की क्यों एंजॉय करें? ठहर जाएं जरा, 1 मिनट रुके रामीन, 1 मिनट रुके। दोनों साइड की क्यों एंजॉय करें? आप पाकिस्तान में हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आपने टेस्ट क्रिकेट खेली है, आपको सिर्फ अपने पाकिस्तानियों का ख्याल होना चाहिए। छोड़े ये सारे उधर भी अवाम, इधर भी अवाम। पाकिस्तान जीतेगा। I totally agree. मैंने बड़े जीतना प्रोग्राम यार, चाहिए, इसको ये नारे कह लगा- दें, ये कह दें, जीतना 90 से लेके चाहिए, जीतेंगे, पाकिस्तान को जीतेंगे, जीतना 35 चाहिए, जाएंगे। जीतना चाहिए और कुछ रामीन, करना चाहिए। आज का जो मैच है, आज का जो जी। मैच है, ये 3 चीजों पे बेस्ड है, सियासत, पैसा और इमोशन। हमने इससे बालातर होकर क्रिकेट खेल ली है। हमने ये तीनों चीजें नहीं अंदर लेके आनी है। हमने क्रिकेट खेलनी है, और ये आखिरी मैच नहीं है, हजारों मैचेस और भी पड़े हुए हैं। ठीक तो है। हमने उस तरह देखना है, और जो ऑफ द फील्ड कंट्रोवर्सीज हैं, इसको छोड़ो, ग्राउंड के अंदर जाके इनको मुंह तोड़ का जवाब दो। दैट इज द वे फॉरवर्ड, विदाउट इमोशंस, विद प्रैक्टिकलिटी, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन एंड डिसिप्लिन। दैट इज व्हाट वी नीड। ठीक बात है। हिलाली साहब, मैं आपकी तरफ वापस आना चाहूँगी, आपकी आवाज़ भी बीच में ब्रेक कर रही थी। ये जो स्किल की बात होती है, ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते हैं, बट व्हेन वी कम ऑन पेपर एंड ऑन टेक्निकलिटीज़, ऑन पोटेंशियल एंड एक्सपर्टीज़, तो इंडियन साइड हमें तगड़ी नज़र आती है। अब इंडियन साइड को अगर स्टडी करके हम थोड़े से लेसन्स लर्न करना चाहें, तो आपकी नज़र में वो लेसन्स क्या हो सकते हैं? व्हाट डू वी हैव टू लर्न फ्रॉम इंडिया? बड़ा अच्छा सेंटिमेंट है आपका, बिल्कुल सही कह रही हैं आपकी, या आप इमोशनली स्वे नहीं हो रही हैं। हम तो अमेरिका से भी हार गए ना एक दफे, याद है आपको? हाँ? तो जी, ये USA ओमान करके ढंडोरा पीटना के इमरान से वो नैरोली इंडिया वन, ऑल नॉनसेंस। मैं आपको बताता हूँ, दे हैव अ बेटर टीम। अगर वो टीम को हम हरा दें, वेरी गुड, वंडरफुल, लवली, मगर दे हैव अ बेटर टीम। राइट। अब ये कहना है कि हम ही जीतेंगे, ऑफ कोर्स वी वांट पाकिस्तान टू विन, हु डजंट? मगर हम कह रहे हैं एनीवे यार, ये क्रिकेट है, बहुत सारे ऐसे गेम्स होते रहेंगे। हाँ, नजमू साकिब साहब, अगर आज पाकिस्तान जीत गया ना, तो सारा क्रेडिट सिर्फ आपको मिलेगा। ये तो एक फ़ायदा हो गया आज का। देखिए, मुझे तो क्रेडिट आपने देना ही देना है, लेकिन जो पिछले मैच का इंडिया के साथ हारने का डिसक्रेडिट है, वो सरासर पीजे मीर साहब के पास है। मेरी बात सुने सर, अगर हम आज भी हार गए, तो अगर आज भी हार गए तो बस फिर देख लीजिए। मीर साहब ऐसे बेचारे हिलाली साहब सेलेक्टर्स हैं, हमारा बोर्ड है, हमारी टीम का स्किल सेट है जो हमें नजर नहीं आ रहा, उस पर भी तो करें ना जरा बात। देखिए, स्किल सेट बिल्कुल अपनी जगह पे है जी, नजमू साकिब ये साहब। स्किल सेट की बात अगर आती है,
तो हमारे प्लेयर्स भी स्किल सेट्स में ऐसे नहीं हैं। ये गली मोहल्लों से उठ के नहीं आ गए, इन्होंने भी ट्रेनिंग ली हुई है, फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं, और इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो वो आज से शुरू कर रहा है। स्किल सेट की बात होती नहीं है जब पाकिस्तान इंडिया की बात आती है, वो तो दोनों टीमें एक जैसी होती हैं। मैं मिसाल देता हूँ ये ओमान के मैच की। अब उनका आपके ख्याल में स्किल जो यानी स्किल सेट की बात कर रहे हैं, ओमान का स्किल सेट जो है वो इंडिया जैसा है? उन्होंने पकड़ लिया था गले से। उसमें यह है कि स्किल सेट जो है वो उसमें 19-20 का फर्क होता है। असल चीज ये है कि उस दिन आप मैदान में उस पिच में खड़े होकर खेलते कैसे हैं और किस कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं, यानी असली चीज। और प्रेशर, इंडिया पाकिस्तान जो प्रेशर बर्दाश्त करके अंदर से कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं, उसमें फर्क पड़ता है। स्किल सेट जो है, आपके ख्याल में स्किल सेट जो है वो यानी जब हम ये सुनते हैं ऑस्ट्रेलिया हार गया, ऑस्ट्रेलिया हार गया जिम्बाब्वे से फॉर इंस्टेंस, तो यानी वो स्किल सेट की वजह से होता है? ऐसा नहीं है। लेकिन स्किल सेट अपनी जगह पे है। आपकी टेक्निक जो है, और खासतौर पे हमारी बैटिंग में मसला होता है, आपकी टेक्निक जो है, क्यों यानी असद शफीक याद आता है हमें, क्यों मोहम्मद यूसुफ याद आता है हमें, क्यों हमें यानी यूनुस खान अपना याद आता है? टेक्निक आपकी। और मैं हैरान हूं कि अभी तक अब्दुल्ला शफीक को इन्होंने इस काबिल नहीं समझा कि अपनी टीम में रख सके, जबकि इनको ओपनर के मसले पड़े हुए हैं। तो स्किल सेट की बात अपनी जगह पे है, वो एक मेजर फैक्टर है, बट देयर आर अदर फैक्टर्स जो कि बीच में आके काम करते हैं। अच्छा, ओपनिंग के हवाले से नजमू साकिब साहब, हमने अभी ज़ाहिर ट्रांसमिशन में तो हम बात कर ही रहे थे, शो में भी हमें बात करनी चाहिए कि ओपनिंग के अंदर साइम अयूब कंसिस्टेंटली डक। अब उसमें डिबेट ही हो रही थी कि फ़खर जमान आएंगे, आना चाहिए उनको, हमें ओपनिंग डिस्टर्ब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अगर ओपनर को मिडिल ऑर्डर में ले आए तो क्या वो उस तरीके से खेल पाएगा, नहीं खेल पाएगा? सो आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में? क्या हमें बैटिंग ऑर्डर छेड़ना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में ये इन्होंने अच्छा फैसला किया है। साइम अयूब बहुत अच्छा प्लेयर है और उसका ओपन में ही बनता है, लेकिन इस वक्त जो डिमांड बनती है वो ये है कि वो तीसरे चौथे नंबर पे आए। और मुझे तो अफसोस उस नवाज का है, हसन नवाज का, कि उसके चेहरे से पता लग रहा था कि ये जो है ना, ये मैच फटाफट मैं वापस जाऊं। तीनों दफा जो मैच उसने खेले हैं, उसका फेलियर जो है वो हमारे लिए बड़ा सेटबैक है। ठीक बात है। अच्छा, फिर ये होता है कि ओपन में अगर आप यदि आपका ये जो है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फखर जमान आता है, उसके साथ आप यानी साहिबजादा से ओपन करते हैं। साहिबजादा ने 47 रन करके बताया कि वो प्रेशर में खेल सकता है ना, और उसमें थोड़ी सी टेम्परामेंट है, रन रेट जो था वो ठीक नहीं था। अब ये है कि अगर आपका फखर और साहिबजादा करते हैं, ओपन करते हैं, और चौथे नंबर पे साइम आता है, तो मेरे ख्याल में साइम के लिए भी बेहतर है और आपकी टीम के लिए भी बेहतर है। अच्छा, और मीर साहब, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, बैटिंग ऑर्डर छेड़ने के हवाले से? मेरा ख्याल है नजमू साकिब साहब को ओपन करनी चाहिए, क्योंकि टीम तो बना दी इन्होंने। ओपनिंग तो आज इन्होंने कर दी है, जीत की ओपनिंग। बाहर बैठ के हम बड़ी बातें कर सकते हैं, अंदर जाके क्रिकेट कुछ और होती है। ये जो मैच है, इस मैच को इसको हम कहते हैं बिग मैच। बिग मैच का टेम्परामेंट काम आता है। कई लोग होते हैं कि वो कहते हैं ना फ्लैट विकेट बुलीज, वो छोटे मैचेस के अंदर तो कमाल कर देते हैं, लेकिन जो बड़ा मैच है परफॉर्मेंस उधर चाहिए होती है। आप उधर से देखते हैं कि इज ही अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और इज ही जस्ट एन ऑर्डिनरी क्रिकेटर हु इज बीन गिवन अ चांस टू प्ले इन दिस गेम। सो यहाँ आपका मैच टेम्परामेंट बहुत काउंट करेगा, और जो मैच टेम्परामेंट है वो ओवर अ पीरियड आता है। मैंने जिस तरह पहले भी कहा, रामीन आपको बताया कि 1984 से लेके आज तक 8 दफा हिंदुस्तान जीता है। हम 16 साल के बाद जीते हैं। मुझे 2000 में, हम 2000 में पहले जीते हैं, उसके बाद कब जीते हैं? 2012। हमारी इनकंसिस्टेंसी देखो, 12 साल के बाद दूसरी दफा हम जीते हैं। Whereas in comparison to the India, जिस तरह हिलाली साहब बात करें, उनका एक स्टेडी प्रोसीजर जा रहा है, हमारा स्टेडी नहीं है। तो आई वुड मच रादर थिंक लॉन्ग टर्म रादर कि आज ये होना चाहिए, वो वी विल गिव अ बेस्ट शॉट, बट
हमने अपनी क्रिकेट को बिल्डअप करना है और बिल्डअप उसी तरीके से करेंगे जब आप एक कंसिस्टेंसी लेके आएंगे। जब आपके बोर्ड के अंदर इनकंसिस्टेंसी होगी, आपकी टीम सिलेक्शन में इनकंसिस्टेंसी होगी, आपकी टीम फॉर्मेशन में इनकंसिस्टेंसी होगी, और उसके साथ ये होता है कि आपको जो अपना जो कॉन्फिडेंस है क्रिकेट का वो शेक अप हो जाता है। सो आई थिंक वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ लर्निंग, बट इंशाल्लाह वो कहते हैं ना, हम सब उम्मीद से हैं। ठीक है जी, हम सब उम्मीद से हैं और देखते हैं कि हमारी उम्मीदों पर पाकिस्तान टीम पूरी उतरती है कि वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम जी। फ़लस्तीन के मामले पर एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से पहले ऐलान कर चुकी थी और आज ऐलान सामने आया। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने ये बोला है, कोट एंड कोट, के आज, क्योंकि हम उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे, कि आज अमन और दो रियासती हल की उम्मीद को ज़िंदा करने के लिए मैं वाज़े तौर पर ये कहता हूँ कि इस अजीम मुल्क के वज़ीर आज़म की हैसियत से बरतानिया फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करता है। अब ये वो तमाम ममालिक हैं जो कि ज़ाहिर एक वेस्टर्न अलाइंस में हमें नज़र आते रहे हैं। वेस्टर्न अलाइंस जिसे लीड करता है अमेरिका और इसका साथ ही इजराइल। अब वेस्टर्न पावर्स का इस साइड पे जाना, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना, कितना बड़ा सेटबैक है इजराइल का जो एक्सपेंशनिज्म के हवाले से जो उसके इरादे हैं और अमेरिकन सपोर्ट जो एक रहा है अनकंडीशनल तरह का। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं इस सेगमेंट में। नजमो साकिब साहब, आज का ये फैसला कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया फ़लस्तीन को एक ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम कर लेती हैं, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी आने वाले वक्त में? ये फ़ैसले बहुत पहले हुए हैं। बहुत सारे जो यूरोपियन ममालिक हैं उनमें से अक्सर ने तो ऑलरेडी कर लिया हुआ है, महीनों गुजर गए हैं। मिसाल के तौर पे स्पेन और आयरलैंड ने बहुत पहले कह दिया था कि उन्होंने कर लिया है और उस पर बड़ा वावेला मचा था, इजराइल में भी और इधर भी, यानी आपके अमेरिका में भी। अब जब ये UNGA का 80वां जो है यानी वो सेशन चल रहा है और उसमें ये है कि इन मुल्कों ने उस सेशन में जाने से पहले, यानी सितंबर से बहुत पहले कह दिया था, ख़ासतौर पे फ्रांस ने ये कह दिया था कि जी हम जो है वो तस्लीम कर रहे हैं। अब यह कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो कि रिवायती हमायती हैं, एलाइज हैं अमेरिका के, तो इधर से तीन बातें जाहिर होती हैं। पहली बात तो ये कि ये अमेरिका से दूरी और ट्रंप की पॉलिसीज़ जो कि यूरोप को और ऑस्ट्रेलिया को और जो यानी कनाडा को, और कनाडा जैसा मुल्क जिसको कि 51वीं 51st स्टेट कहा जाता था, वो अगर अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े होकर ये कर रहा है तो उसमें ट्रंप की पॉलिसीज, टैरिफ वगैरह, ये सारा कुछ बीच में शामिल है। दूसरा रीज़न है कि ये दुनिया के सिविलाइज्ड मुल्क हैं, ये जमहूरी ममालिक हैं। और इनको अब किसी वजह से समझ आ गई कि ये जो इसकी हठधर्मी है आपके इजराइल की और ये जो नस्ल कुशी है, अगर ये अब नहीं बोलेंगे तो कल इन पे आने वाली जनरेशन जो हैं वो सवाल करेंगी कि आप कम अज़ कम फ़लस्तीन को तो तस्लीम कर लेते। तीसरा, इंसानी हुकूक और इंसाफ की जब बात होती है इंटरनेशनल लेवल पे, जब आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस का तो एक बड़ा फैक्टर है डिक्लेरेशन, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन का, फिर जस्टिस की बात करते हैं, तो आपको पता लगता है कि ये सारे फैक्टर्स मिला के तो आपके सामने आ जाए हैं। ये खबर मेरे लिए पुरानी है क्योंकि आज से कुछ 4-5 महीने पहले ये ममालिक ऐलान कर चुके थे कि हमने तस्लीम करना है। अब दूसरी तरफ ज़रा क्विकली देख लीजिए, इजराइल ने इसके बारे में धमकियां दी बाकायदा तौर पे कि जो मुल्क, और ये मैं बात कर रहा हूँ पिछले 1.5-2 महीनों में, जब उनको पता लगा ना कि ये ममालिक आ रहे हैं बीच में, खासतौर पे वेस्टर्न कंट्रीज आ रही हैं, उसने धमकी दी थी कि जो ममालिक फ़लस्तीन को बहसियत एक अलहदा रियासत के तस्लीम कर रहे हैं, उनके लिए तंबीह है कि उनको हमारा सामना करना पड़ेगा। और इसमें उन्होंने अमेरिका को भी शामिल किया था। ठीक है। तीसरा एंगल इसका ये है कि आपका इजराइल तो नहीं रुक रहा,
उसने तो कह दिया कि वो पूरे गजा को खाली कराएगा, फिर वेस्ट बैंक मगरबी किनारे को भी ले लेगा, फिर उसका ग्रेटर इजराइल का प्लान, और वो तो रौनता हुआ चला जा रहा है पूरी दुनिया को। लेकिन उसको ये नहीं पता, शायद पता हो कि अभी भी 28 मुल्क हैं, देयर आर 28 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विच डू नॉट recognize Israel as an independent separate state. Yes. ये भी एक उनको यानी वो मुसीबत पड़ी हुई है कि एक तरफ फ़लस्तीन को जो यानी कर रहे हैं तस्लीम, उनकी तादाद बढ़ रही है, दूसरी तरफ वो जो 28 मुल्क हैं जिसमें कुछ मुसलमान और कुछ गैर मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें से कोई बोल नहीं रहा कि हम इजराइल को भी तस्लीम कर लेंगे। लिहाजा अगर आप मॉरल ग्राउंड्स पे देखें तो आज ऑस्ट्रेलिया और ख़ास तौर पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का तस्लीम करना फ़लस्तीन को बहैसियत एक अलहदा रियासत की एक बहुत बड़ी शिकस्त है, मॉरली, डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली, सबसे पहले इजराइल के लिए और उसके बाद इनडायरेक्टली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। मीर साहब, इजराइल के ख़िलाफ़ अब हम देख रहे हैं कि एक बड़ा महाज डेवलप हो रहा है, एक बड़ा ब्लॉक तैयार हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, मुख्तलिफ कंट्रीज़ उसमें शामिल होते जा रहे हैं जो कि इजराइल के ख़िलाफ़ या फ़लस्तीन के हक़ में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे आपको लगता है कि अमेरिका और इजराइल पर अब एक प्रेशर डेवलप होगा एंड इट वुड लीड टू समथिंग बिगर एंड ग्रेटर फॉर फ़लस्तीन? देखिए, बात तो बड़ी देर की चल रही थी कि रिकग्नाइज करना है, लेकिन सब कहते थे, लेकिन इन एक्चुअल इफेक्ट अब जो फॉर्मल रिकग्निशन है वो काउंट करती है जी। और इस फॉर्मल रिकग्निशन से पहले आपने देखा है कि जब गाजा की बात आई तो कि भाई बॉम्बिंग बंद कर दो, सीज फायर कर दो, तो अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया। अब जब अमेरिका उसको वीटो कर रहा है और साथ अब आपके जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज कर रही हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, हिस्टोरिकल स्टेप है। और उस दिन कि आज एक इंटरनेशनल पीस डे है, अब नजम साकिब साहब और हिलाली साहब हम जो बात कर रहे थे कि आज एक इंटरनेशनल पीस डे और उसके अंदर उसके दौरान ये कर दिया, तो इट इज अ साइन ऑफ पीस, बट एट द सेम टाइम it is also a sign of a future war or an economic confrontation. तो यस, इसका रिएक्शन आपको मिलेगा थ्रू डोनाल्ड ट्रंप। ये आगे क्या करता है, बिकॉज दिस इज ही इज अ मैवरिक सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर। तो हालांकि ये नजम साकिब साहब का बड़ा फेवरेट है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने देखना है कि प्रैक्टिकलिटीज क्या है, और प्रैक्टिकलिटीज ये काउंट कर रही हैं कि एक जो पॉइंट अभी रेज हुआ है कि ये जो मुस्लिम कई ममालिक हैं इनको खुल के आना चाहिए और जाके करें, ताकि एक आपके पास एक फॉर्मिडेबल फोर्स हो जो कि दुनिया को बताए, जो कि पैलेस्टाइन के खिलाफ क्या बात करते हैं कि लुक, पैलेस्टाइन इज अ रियलिटी, पैलेस्टाइन इज समथिंग यू हैव टू एक्सेप्ट। देखो ना, एट द एंड ऑफ द डे अगर ये सब ठीक हो जाता है तो मुझे बताएं, कल इजराइल भी अगर कर देता है तो फिर आपकी तो जंग खत्म होगी ना। आपकी तो सारी कन्फ्रंटेशन इजराइल के साथ भी खत्म होगी। फिर अगर जब इजराइल उसको कर देगा तो आई थिंक इट इज द ओनस ऑन इजराइल के लुकिंग एट व्हाट द वर्ल्ड टेम्परेचर इज, कि वो भी इसको कर ले और एक ऐसी जगह पे बैठे कि जहां उनके लिए भी अमन हो और यहाँ फलस्तीनियों के लिए भी अमन हो, क्योंकि अमन याद रखना नहीं आएगा जिसके लाखों बंदे मारे गए हैं, लाखों बंदे शहीद हुए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर होमलैंड, बिकॉज यहाँ इजराइल ऑक्यूपायर है, नॉट पैलेस्टीनियंस। ये फलस्तीन का लैंड है, फिलिस्तीन्स का लैंड है ये। तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि अभी आप देखेंगे इसका वर्ल्ड रिएक्शन, नॉट द वर्ल्ड बट द अमेरिकन रिएक्शन विल श्योरली कम। इसका जरूर आएगा, अभी आप देखते रहें। ठीक है, ऑलराइट। नजम साकिब साहब, मैं आपसे आप जो अपना कमेंट करना चाह रहे हैं वो भी, लेकिन एक मेरा बुनियादी सवाल यहाँ पर ये भी कि डिप्लोमेटिक लेवल पे ठीक है आप रिकग्नाइज कर लेते हैं, बट सवाल ये भी है कि क्या प्रैक्टिकली भी कुछ किया जा सकता है इस चीज़ के लिए कि 2 स्टेट सोल्यूशन इंश्योर हो, हमें नज़र आए उस पर काम होता हुआ, ये तमाम कंट्रीज़ कुछ एफर्ट्स पुट इन करें? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुसलमान क्यों नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि हमें थोड़ी सी जो है ना वो गलतफहमी है कि मुसलमान एक हैं, मुसलमान ममालिक सारे एक हैं, उम्मा का जो है मुसलमान उम्मा का एक ही स्टैंड होना चाहिए। हमें ये गलतफहमी, और मैं समझ नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रही कि बड़े बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग वो ये बातें कर रहे हैं जिस तरह अभी अब ये हुआ है
यानी KSA का और हमारे मुल्क पाकिस्तान का जो मुआहिदा हुआ है, वो कह रहे हैं जी मुस्लिम उम्मा। जी जी बाबा 57 कंट्रीज़ हैं, इन 57 कंट्रीज़ की 57 फॉरेन पॉलिसियाँ हैं। मुझे एक चीज़ बता दीजिए जो UAE की कुवैत से मिलती है, मुझे बता दीजिए कि कतर की फॉरेन पॉलिसी जो है वो यानी KSA की फॉरेन पॉलिसी है, ओमान की फॉरेन पॉलिसी इजिप्ट से मिलती है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मलेशिया से मिलती है, इंडोनेशिया की पॉलिसी नाइजीरिया से मिलती है। हमें ये गलतफहमी दूर करनी है कि ये मुस्लिम उम्मा एक नहीं है। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, 1930 की दिहाई में 1930 की दिहाई में अल्लामा इकबाल ने एक दुआ मांगी थी, अल्लामा इकबाल ने एक दुआ मांगी थी, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। उस वक्त भी मुसलमान एक नहीं थे, इसीलिए तो दुआ की थी। तो सबसे पहले ये जानने की बात है कि हर मुल्क की मुसलमान मुल्क की अपनी अपनी अलहदा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। ये जो UAE की बात मीर साहब ने की है ना, बिल्कुल करेक्ट बात है। UAE ने यानी वर्ड्स मिन्स नहीं किए, उसने साफ बता दिया है, उसने अपनी हद बताई है कि अगर तुम गजा से गए यानी वेस्ट बैंक में तो फिर उसके बाद हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान तो सीना तान के कह सकता है ना, हम तो रिकग्नाइज करते ही नहीं है उसको। और फ़लस्तीन के लिए अगर एक मुल्क है फ़लस्तीन के बाद, अपने मुल्क के बाद, जो उसके साथ शाना बिशाना खड़ा है, तो वो मेरा पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। आज 21 सितंबर है और दुनिया बैनुल-अक़वामी यौम अमन मना रही है। एक ऐसा मौका जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने 1981 में क़ायम किया था ताकि अमन के उसूलों को फ़रोग़ दिया जा सके। इस साल का मौजू है एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, यानी अमन के लिए फ़ौरी और अमली इक़दामात करना चाहिए, ये उनका मोटो है। लेकिन सवाल ये है कि जब दुनिया 80 साल बाद भी जंग, अंदरूनी और बैरूनी तनाज़ात और बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल कशीदगी का शिकार है, तो क्या वाकई हम अमन कायम करने में कामयाब हो सके हैं? और वो इदारा जो कि इस वजह से कायम किया गया था, इस काम के लिए कायम किया गया था, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सका या नहीं कर सका? मीर साहब, पीसफुल वर्ल्ड का एक आज़म लिया हुआ, लेकिन उस पर काम हो रहा है, नहीं हो रहा, इदारे डमी बन चुके हैं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, जो भी उसके अंदर करारदादें आती हैं वो वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। काश ये जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, पीस, अमन, काश के दुनिया के अंदर कुछ अकल आ जाए, क्योंकि दुनिया तो इस वक्त लगी हुई है एक दूसरे को मार धाड़ के अंदर। आप कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में देख लें, ये रूस, ये सोवियट्स ने क्या कर दिया, तालिबान कहाँ से पैदा हो गए, दहशतगर्दी कहाँ से पैदा हो गई, और जो आपने जुल्म किए लोगों के ऊपर, उसके रिपरकशंस क्या हैं। हर मुल्क के अंदर ये चीज़ें हैं। लोग खुश नहीं हैं अपनी हुकूमतों के अंदर। स्पेन देख लो, वहाँ बैस्क्स क्या कर रहे हैं, आप कोई और ले लो, हर जगह मूवमेंट सी चल रही हैं। क्योंकि जब हम एक अमन की बात करते हैं, अमन वहाँ आती है या आता है जहां आप की इलेक्शंस ठीक हों, यहाँ आपके जो गवर्नेंस है वो ठीक हो, जहाँ एक आम गरीब आदमी भी है उसको रोटी मिल रही हो, उसके बच्चे भी पढ़ रहे हों, उसको अस्पताल भी मिल रहा है, उसको सोशल सिक्योरिटी भी मिल रही है, अमन वहाँ आते हैं। लेकिन बातें हम बड़ी करते हैं। आपने बताया कि पीस का दिन मनाया जा रहा है, कौन पीस है, किस पीस की बात कर रहे हैं जी? ये तो एक वर्ल्ड वॉर चल रही है इस वक्त। जरूरी नहीं है कि गैंग अप होके इधर से लड़े तो उधर से लड़े, ये तो एक यूनिवर्सल वॉर है। इस वॉर के अंदर
मिलिट्री भी इन्वॉल्व है, इस वॉर के अंदर इकोनॉमी भी इन्वॉल्व है, इस वॉर के अंदर नेचर भी इन्वॉल्व है। क्योंकि ये एक 3 pronged अटैक हुआ है। हमने नेचर का बेड़ा गर्क कर दिया, एनवायरनमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी प्रोग्रेस के साथ आप उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मिलिटरीली आप एक दूसरे से वैसे खफा बैठे हैं, और उसके साथ सफारती पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख लो कि नाराज दुल्हन की तरह सारे बैठे हुए। तो ये जो पीस का लफ्ज है, अल्लाह करे, ये मैं समझता हूँ आज के दिन, जैसे पहले भी बात हुई कि रिकग्निशन एक स्टेट की हो गई है, तो आई थिंक इट इज अ स्टार्ट ऑफ पीस, बट इट इज ऑल्सो स्टार्ट ऑफ अ फ्यूचर कॉन्फ्रंटेशन। सो ये हैंड इन ग्लव ये चीज जा रही है। ये आगे क्या बनेगा ये तो अल्लाह ही जानता है। नजमुल साकिब साहब, पुरअमन दुनिया का ख्वाब देखा, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों ने भी देखा, हम सब देखते हैं, लेकिन वो ख्वाब ही रह गया है, हकीकत क्यों ना बन पाया? तारीख गवाह है। आप तारीख ले लीजिए जो कि हम जानते हैं, लेट्स से कि पिछले 500 साल की, कि अगर एक ही तरीका है अमन को कायम करने का और वो है जंग के ज़रिए। जी, अमन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होना चाहिए, ये नहीं है कि सारे मुल्क जो है वो अपनी अपनी जगह पे ठीक काम कर रहे हैं, अच्छे बच्चे बने हुए हैं तो अमन होगा। ऐसा अमन ना तारीख में कभी आया और ना कभी आएगा। अमन का मतलब ये होता है कि हर मुल्क, दुनिया के जितने मुल्क भी हैं, वो इस काबिल हो कि उस पर जब जारहियत हो तो वो उसका मुकाबला करके जवाब दे सके दिनदान शिकन। वो अमन की सूरत हाल बनती है। अच्छा, आपने भी बताया कि ये आज का दिन जो है वो अमन का आलमी दिन है, तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं यूनाइटेड नेशंस ने यानी मशरिक़ वुस्ता में कौन सी अमन के बारे में कोई रैलियाँ निकालने का सोचा हुआ है, या उसने सोचा हुआ है कि जी पूरी दुनिया में किस तरीके से प्लान क्या किया हुआ है। तो दूसरी तरफ मुझे ख्याल आया कि आज अमन का आलमी दिन तो है ही, आज वर्ल्ड अल्जाइमर डे भी है। अच्छा, आज दुनिया वर्ल्ड अल्जाइमर डे भी मना रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ रही है, इत्तेफाक की बात देखिए कि 21 सितंबर अमन का दिन भी है आलमी और अल्जाइमर भी है। और मुझे सबसे ज़्यादा इसमें ये समझ आ रही है कि यूनाइटेड नेशंस और ख़ास तौर पे उसका जो ऑर्गन है ना पीस एंड सिक्योरिटी को यानी इंश्योर करने वाला यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, वो अल्जाइमर का शिकार है। उसको भूल गया है कि ये जिम्मेदारी उसकी बनती है कि उसने पीस कीपिंग फोर्सेस भेजनी हैं, उसने सैंक्शंस लगानी हैं, उसने वहाँ पे जाके जो है वो यानी मीडिएशन के जरिए और जो डिप्लोमेटिक आपके पास टूल्स हैं उनके जरिए जंग बंद करानी है, बल्कि जंग करा के जंग बंद करानी है। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो मुझे तो अमन के आज के आलमी दिन से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ज़ाती तौर पे आज वर्ल्ड अल्जाइमर डे मना रहा हूँ। ओहो, हिलाली साहब, अमन कायम करने की ख्वाहिशात हैं, लेकिन उसको करना कैसे है, इंटेंट और विल वो नज़र नहीं आती, बल्कि मफादात हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। जिस मुल्क के साथ इकोनॉमिक मफादात हैं वो जो मर्ज़ी करे, जेनोसाइड कमिट करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, सही कहा आपने। देखिए, ये पूरा यूएन सिस्टम इज कोलैप्स्ड। कश्मीर, पैलेस्टाइन, कांगो, रुवांडा, क्या क्या मिसाल हैं। वैदे इस पे कोई डाउट ही नहीं था व्हाट इज राइट एंड जस्ट और यूएन का क्या रोल होना चाहिए था, मगर नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? बिकॉज नेशनल इंटरेस्ट ट्रायम्फ्स ओवर एवरीथिंग एल्स। तो नेशनल इंटरेस्ट में उनका नहीं था तो उन्होंने वीटो कर दिया। ये वीटो जो पूरा सिस्टम है, जिधर 5 मुल्कों ने अपने आप के लिए रिजर्व किया है ये राइट कि जो भी हो, अगर हम साथ नहीं हैं तो ये नहीं हो सकता। तो यू नो दिस सिस्टम हैज डिस्ट्रॉयड द यूएन। यूएन तो बिल्कुल बेकार हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, आई हैव सर्व्ड एट द यूएन। 6 महीने के बाद एक कॉमर इन द पैलेस्टाइन रेजोल्यूशन पे हम लोगों ने एग्री किया था कि एक कॉमा नहीं होना चाहिए, एक कॉमा को निकाल दो। अच्छा। और एक दूसरा लफ्ज एक था, इधर से उधर करना था। 6 महीने मीटिंग्स हो रहे हैं और हर मीटिंग की हर लफ्ज ट्रांसलेट हो रहा है और इंटरप्रेट हो रहा है, और फिर भी यही बकवास। आई हैव बीन देयर, इट्स अ टोटल कंप्लीट टॉक शॉप। अच्छा,
अब आप सोचिए तो सही, कितने कितने स्टेप्स हैं। अपना नेशनल इंटरेस्ट है, वीटो सिस्टम है, फिर आपके पास इन्फोर्समेंट मेजर्स नहीं है, अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं, और पॉलिटिकल विल इज जीरो। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, दिस इज अ होक्स, दिस होल सिस्टम इज अ होक्स। ठीक है। दूसरी बात है मेरे ख्याल में कि हम लोग, सर टाइम मेरे पास थोड़ा खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, बड़ी माजरत। अच्छा बस मैं आई एंड विद जी। ओके ठीक है। नजमुल साकिब साहब, आज के प्लीज सवालात बता दीजिए, टाइम मेरे पास थोड़ा शॉर्ट है। बहुत शुक्रिया रामीन। ज़रूरी सवाल है आज का, गैर ज़रूरी सवाल। CDA ने पहले ख़बर दी कि इस्लामाबाद में नए कब्रिस्तान बनाने के लिए ज़मीन मुख्तस कर दी है। अच्छा। इस्लामाबाद में नए कब्रिस्तान बनेंगे जी। अभी खबर आई है कि कब्र खोदने और उसकी बस सर्विस की फ़ीस भी माफ़ कर दी है। ज़रूरी सवाल, गैर ज़रूरी सवाल ये है कि CDA ये इस्लामाबाद में मरने वालों के लिए इतनी सहूलतें क्यों दे रहा है, जिंदा रहने के लिए कोई मदद क्यों नहीं कर रहा? हो। ठीक है, ये सवालात नाजरीन आपके लिए जा रहे हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।